ओपनिंग कौन करेगा? आप भी करो ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और मैं हूं संयम जैन। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ गई है। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान तस्वीर साफ करने लगे हैं। जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां कभी एक तो कभी दूसरी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो वहीं असम में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ आगे चल रही है। वहीं तमिलनाडु में देखें तो सत्ताधारी डीएमके अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए है, जहां पुडुचेरी में भी सत्ता बरकरार रहेगी या बदलेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान के बीच ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीट पर सबकी नजरें हैं, हॉट सीट चुकी है। कुल मिलाकर रुझानों के बीच सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक बना हुआ है। तो ये इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि अब आप समझ के चले कि रुझान भी पूरे हो जाएंगे। 1 बजे का वक्त हो चुका है और अब जल्दी नतीजा आपको देखने मिलेंगे, यानी किस सीट पर किस प्रत्याशी की जीत हुई है उसके एग्जैक्ट नतीजे आपको देखने मिलने वाले हैं। और ये सबसे खास हम इसलिए बताते हैं आपको क्योंकि रुझानों में बहुत उलटफेर हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए दावा किया जा रहा था, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि वो 180 से ऊपर जाएंगे और वाकई वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे दें, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खेला कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 पार पहुंच गई। जिस तरह से हम अमित शाह को लगातार सुन रहे थे, 170 और 180 के बीच का उन्होंने दावा किया था संयम, यहाँ 200 पार बीजेपी दिखाई दे रही है। 86 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही, जबकि रुझानों में 100 के ऊपर थी। यहाँ तक कि रुझानों में दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने चल रही थी। लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर शुभेंदु अधिकारी का वो दावा याद आ रहा है मुझे कि 190 से ऊपर जाएंगे, 180 से ऊपर जाएंगे, लगा ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब 200 पार हो गए, यानी कि अपने आत्मविश्वास से भी ऊपर बीजेपी निकल गई। और इसके पीछे का गणित हम आपके साथ जरूर समझेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त बंगाल में ये खेल हुआ है, इसे नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और चूंकि अभी इसे रुझान ही कहा जाएगा संयम, क्योंकि अभी लगातार हम देख रहे हैं रुझान आ ही रहे हैं सामने, कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। और बंगाल के रुझानों में जहां भाजपा सरकार फिलहाल बनती दिखाई दे रही है, जहां पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जश्न का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। रायपुर भाजपा कार्यालय की यदि हम तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने यहां पर मिठाइयां बांटी है। कार्यालय में यहां पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है और यहां पर बधाई एक दूसरे को लोग देते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। भाजपा मुख्यालय छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भाजपा जहां पश्चिम बंगाल में 200 पार पहुंच चुकी है और इसी की एक खुशी की झलक आप देख सकते हैं। ये राजनीति के अंदर कृतिका यही होता है कि आपका आत्मविश्वास काम आता है। बंगाल आप जीत रहे हैं, असम आप जीत रहे हैं, लेकिन देखिए केरल और तमिलनाडु के अंदर खाता तक नहीं खुला है बीजेपी का, लेकिन इसकी निराशा नहीं है। और यही कांग्रेस के साथ है, केरल जीत रहे हैं लेकिन किसी और राज्यों में खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन निराशा नहीं है। और यही राजनीति सिखाती है कि आत्मविश्वास में लगे रहिए, भले एक जीत रहे हैं आप जीतिए, आत्मविश्वास से लवरेज रहिए, 4 के हारने का गम नहीं है। ये राजनीति खूबसूरत तस्वीर, और इस वक्त बीजेपी जश्न मनाती हुई आप देख सकते हैं रायपुर कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी पार्टी दल की। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी बीच ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर ही रहें, अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे। दावा करती नजर आ रही है कि हम ही जीतेंगे। ममता बनर्जी ने अब भी जीत का दावा किया है। मतलब संयम देखो, इस स्थिति में भी हालांकि ममता बनर्जी भी कॉन्फिडेंट है, हालांकि ये डर वाले भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर सेंटर्स पर लोग बने रहें, कार्यकर्ता बने रहें, जो कि हम मतदान के बाद से ही ये तस्वीर लगातार देख रहे थे कि वो तो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। और अब वो अभी भी यही कह रही है कि कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पर बने रहें, यानी डर भी है। लेकिन वो क्या कुछ कह रही है वो भी हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। জানিয়ে বলছে প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান।
প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে। সবাইকে নমস্কার। तो देखिए, बंगाली में अपनी जनता को संबोधित करते हुए साथ में अपने कार्यकर्ताओं को खासतौर पर ये बताया जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर पर बने रहे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार आरोप इस वक्त भी चल रहे हैं, नतीजे आने तक भी। बिल्कुल बिल्कुल, और एक उम्मीद है, एक आशा है कि आखिरी राउंड के बाद हम ही जीतेंगे। ये अपने आप में बड़ी एक उम्मीद उनके चेहरे पर देख पा रहे हैं हम। और इसी बीच एक और अपडेट दे देते हैं, जहां असम में एक बार फिर कमल खिल रहा है, जहां 97 सीटों पर भाजपा फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा एक झटका लगते दिखाई दे रहा है। 24 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। वहीं 30,000 से ज्यादा वोटों से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर आगे चल रहे हैं। 6 सीटों पर अन्य को बढ़त मिल रही है, जहां यहाँ पर सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर सरकार बनाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और असम में फिर यहाँ पर असम वही राज्य जहां केरल के बाद यदि कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी तो असम में थी। बिल्कुल, कि हम असम में जीत सकते हैं। केरल में तो कॉन्फिडेंट थी, एग्जिट पोल में भले दावा नहीं था केरल, लेकिन असम को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि जहां कांग्रेस पार्टी और फिर असम में भी पिछड़ गई। लेकिन बीजेपी जरूर इस वक्त जीत का जश्न असम में भी और बंगाल में भी मना रही है, और असम में फिर से कमल खिला है। और ये विश्वास जताया गया 97 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 24 सीटों पर जहां कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है, और 30,000 वोटों से हेमंत बिस्वा शर्मा खुद आगे चल रहे हैं। तो असम की राजनीति में भी उलटफेर की जो संभावना कांग्रेस बता रही थी, उससे एकदम उलट है। बिल्कुल, कांग्रेस की कोई वापसी का चांस यहाँ नहीं है, और वही बरकरार है। असम के अंदर बीजेपी का राज। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बहुत आरोप लगाए गए। पवन खेड़ा वाला मुद्दा भी याद होगा, चुनाव के वक्त जो खूब गूंजा था। हेमंत बिस्वा शर्मा पीछे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। पवन खेड़ा भागते नजर आए, और अब देखिए नतीजे में सीधे तौर पर बीजेपी जीत रही है। और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में है असम और बंगाल के अंदर। और चलिए इस वक्त आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की क्या प्रतिक्रिया है चुनाव परिणामों को लेकर। पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है, और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। और देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कह रहे हैं। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में फिलहाल रुझान देखे जा रहे हैं, 200 पार का जो नारा पहले भी दिया जा रहा था, वो साक्षात यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल को लेकर चूंकि सभी की नजर है, और ऐसे में अब पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ममता की मिमिक्री की है। ममता बनर्जी की तरह गेटअप लेकर यहाँ पर वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई तरह की वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर मिमिक्री की तस्वीरें भी सामने आई है। हाथ में जाल मुड़ी की प्लेट लेकर ये मिमिक्री करते हुए यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे। चलिए, ये सब तो बिल्कुल ये हो नहीं था, और ये तस्वीर है लगता है मुझे पहले से रिकॉर्डेड करके रखी हुई थी आज के दिन के लिए। बिल्कुल, रक्षा करो। उरी बाबा हम बोलছি তুমি কে করছি बंगाल में आके इधर आके जय श्री राम করছি भागवा लगाबे তুমি আমি होबे ना चलबे ना তুমি हमारा बंगाल का खेला किया मोदी जी अमित शाह तुम लोग नोटिफाई करके हमारा बंगाल में सब हिंदू को एक किया है जय श्री राम बोल के हम इधर डरा के हम इधर टीएमसी का खौफ करा है सबका अंदर में डरा के वोट करा है और इधर तुम इधर आके हमारा खेला किया है अमित शाह हम छोड़ेगा नहीं हमारा खेला कर दिया तुम लोग कुर्सी छीन लिया है अमित शाह मोदी अमित शाह जय श्री राम बोल के सब हिंदू के एक करके हमारा कुर्सी छीना है अभी दीदी का हमारा दादा कर दिया है हम इधर ही बैठ जाएगा हम कोड़ेगा नहीं हम इधर धरना पे बैठ जाएगा हमें कुर्सी देगा नहीं तुम लोग जीत गया तो क्या करेगा कुर्सी हमें देगा नहीं तुमको कुर्सी कैसे लेगा हमें देगा नहीं कुर्सी। तो ये तस्वीरें होना लाजमी है और आप सोशल मीडिया आप खोल के देखिएगा तो यही तस्वीरें ये वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के उनका क्या कहना है
वो भी आप सुनिए। और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा का भी बयान सामने आए, जिस तरह से बीजेपी के सभी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, जहां भाजपा के प्रचंड बहुमत के साथ जीत को लेकर वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी के साथ वीडी शर्मा यहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, और आप देखेंगे जहां वीडी शर्मा भी जीत को लेकर ही कुछ ना कुछ यहां पर प्रतिक्रिया इस वक्त लगातार नेताओं की आएगी। और बंगाल हो, असम हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, जो राज्य हैं ये बहुत खास इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि केरला और तमिलनाडु की राजनीति एकदम उलट है। बीजेपी ने कितनी कोशिश यहाँ की है, यहाँ तक कि केरला में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत बंगाल में दिखाई दे रही है। असम में तो उम्मीदें थी, लेकिन बंगाल में रिकॉर्ड टूटा। नहीं, बंगाल में भी उम्मीद थी, और इतने वर्षों से जो तैयारी हमारे कार्यकर्ता दंश झेल रहे थे, उनका पेशेंस था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने अथाह विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के हर गरीब के जीवन में बदलाव लाने का काम जो हुआ है, बंगाल के अंदर तो उन्होंने रोकने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज उस मंत्र पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले, वो ऐसे ही नहीं कहे जाते, वो आज से नहीं कितने वर्षों से इस तैयारी में थे। आज उनका संकल्प साकार हुआ है कि बंगाल में भी भाजपा का परचम फहराए। इसलिए अमित शाह जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेहनत और परिश्रम की है, और जो कार्यकर्ताओं के बलिदान लोगों ने दिया और कार्यकर्ताओं के साथ जो गुंडिज्म हुआ, आज बंगाल की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा। न घुसपैठ चलेगी, न तुष्टीकरण चलेगा, न गुंडिज्म चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जिस प्रकार से टीएमसी, डीएमके, सपा इन्होंने धोखा दिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जनता को, हमारी नारी शक्ति को जिस प्रकार से उन्होंने अधिकार देने का जो प्रयास किया था, ये धोखा, तो आप देखिए बंगाल में टीएमसी भी गई और डीएमके भी तमिलनाडु के अंदर गई, और आगामी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के वो हाल हो जाएंगे कि ये जीरो पर पहुंचेंगे। तो इसलिए देश की जनता ने, बंगाल की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। क्या लगता है जिस तरह का रक्त चरित्र था बंगाल का, अब वो चरित्र बदलेगा बीजेपी के आने के बाद? चरित्र भी बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, और बंगाल विकास की राह पर होगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी काम कर गई? उन्होंने जिस तरह से लोगों को कनेक्ट किया, आप भी लेकिन मोदी जी की झालमुड़ी इसलिए काम कर गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के साथ जुड़े हुए नेता हैं। क्योंकि जो एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीबी जानता है, गरीबों का दर्द जानता है, हर गरीब के जीवन में बदलाव क्या होगा और कैसे होगा ये वो जानता है। आज उसी का तो परिणाम है ये। कोई ऐसे होता है क्या? आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परचम फहर रहा है, भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। बंगाल के अंदर तो कल्चर पर भी प्रहार था, बंगाल के अंदर तो हर प्रकार से ये गुंडिज्म करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज उस दिशा में जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो मोदी है तो मुमकिन है बंगाल भी अब आगे बढ़ेगा, बंगाल भी विकास की राह पर जाएगा। बंग तो अब फतेह हो गया, लेकिन दक्षिण के दो राज्य अभी भी तमिलनाडु और केरल जो है वो थोड़े से अछूते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तमिलनाडु में भी एआईडीएमके के साथ गठबंधन है, आगे बढ़ रहे हैं। डीएमके जो सनातन का विरोध कर रहे थे वो चले गए। तो इसलिए सब जगह पर अब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है। तो निश्चित तौर पर जो विश्वास है जनता का वो कायम होगा, और अब बंगाल जो है वो फिर से एक बार जो है बीजेपी की जीत पे जो यहाँ वीडी शर्मा का कहना है कि जिस तरह से बंगाल की फतेह हुई है उस तरह से आगे भी जो है केरल हो या जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ भी एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन है वो भी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर वीडी शर्मा ने कई सारी यहाँ पर बातें कहते हुए नजर आए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी उन्होंने कहा, और बहुत सारी बातें उन्होंने ली है, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास था, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसी का ही ये कहीं ना कहीं परिणाम है संयम।
और ये इस वक्त जो तमिलनाडु को लेकर एक प्रतिक्रिया दी थी वीडी शर्मा ने कहा कि तमिलनाडु में सफाया हो रहा है डीएमके का, लेकिन उसका कारण कहीं भी एआईएडीएमके नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी का उसमें सहयोग, लेकिन बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है। लेकिन टीवी के ने दुनिया को, देश को चौंका के रख दिया है कि आखिर ऐसे परिणाम, क्योंकि एग्जिट पोल मेरे पास है, एक भी एग्जिट पोल में टीवी के को दावा नहीं किया गया था। बिल्कुल। और अब ये दावा देखने को मिल रहा है कि पूरे उलट साबित हो रहे हैं। तमिलनाडु में वाकई चौंकाया गया है। बिल्कुल, और चूंकि लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं, जहां बंगाल के रुझानों में भाजपा सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जहां पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल में भगवा परचम लहराया जा रहा है। और वहीं डॉक्टर रमन सिंह का भी इस बीच बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये ममता के कुशासन का अंत है और मोदी की गारंटियों पर मुहर है। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं दी है। कहा है कि बंगाल की जनता ने नया इतिहास लिखा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। ये अद्भुत क्षण है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, वेस्ट बंगाल की जनता को नमन करता हूँ जो संघर्ष करते रहे, मगर संघर्ष के बाद सबक सिखाया है ममता को। उनको मालूम हो गया था कि चुनाव में वो हार रहे हैं और पराजय के डर से उन्होंने बहानेबाजी ढूंढना शुरू कर दिया। अब बहाने से काम नहीं चलेगा। ये अद्भुत क्षण है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी। तो चुनाव परिणामों को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है और चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमेड़े बीजेपी प्रवक्ता हैं और साथ में मौजूद है रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उमेश जी, खेला की बात की गई थी, बंगाल में तो होना था तय है, चुनाव परिणाम जो बता रहे हैं बिल्कुल एग्जिट पोल के अनुसार चल रहा है, उससे ज्यादा आप निकल गए। लेकिन तमिलनाडु का भी जिक्र होगा, यहाँ खेला आपके साथ हो गया लग रहा है, क्योंकि यहाँ टीवी के आगे निकल गई है। बंगाल और तमिलनाडु दोनों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ हमारा गठबंधन है और वहां पर भी वोट परसेंट के लिहाज से कहें या फिर गठबंधन के साथ आगे बढ़ने का विषय कहें, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी प्रकार का परसेप्शन था जो तमिलनाडु के और साउथ के क्षेत्रों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी आप कह रहे हैं। हाँ। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 2002 की शुरुआत की, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करते हुए 5% वोट शेयरिंग से पश्चिम बंगाल में शुरुआत की। दशकों तक वहां के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसका नतीजा निकल करके क्या आया? हम 5% वोट शेयरिंग से आगे बढ़ते हैं, 10% तक पहुंचते हैं, 3 सीट लेकर के आते हैं और 3 सीट से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अंदर में विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करता है और 2019 के विधानसभा के चुनाव नहीं उमेश जी, वो तो रहा है आपका 3 से लेकर यहाँ पर 200 पार के लगभग आप पहुंच रहे हैं और देश के अंदर 2 से लेकर 303 तक आप पहुंचे थे लोकसभा में। लेकिन बंगाल जीत के पीछे क्या स्पष्ट कारण बीजेपी को लगते हैं? क्या टीएमसी का कुशासन था इसलिए बीजेपी को जीत मिली है, या बीजेपी ने कुछ किया है, कुछ कोशिश की है, वादे ऐसे किए गए जिसके कारण बंगाल की जनता ने विश्वास जताया है? देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार दशकों तक, ये कोई जादू हमने आज नहीं कर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, 2002 से और लगातार कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर जो वहां मेहनत की है उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है जो आज इस प्रकार से आज पूरा देश आश्चर्यचकित है इस परिणाम को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता के चेहरे में आश्चर्य नहीं दिखेगा, क्योंकि परिश्रम है कार्यकर्ताओं की। और जो टीएमसी का वहां पर आतंक था, जो टीएमसी का गुंडा राज था, जो टीएमसी का अत्याचार था, जो टीएमसी का विकास विरोधी फार्मूला था, जो टीएमसी का ध्रुवीकरण का फार्मूला था, जो टीएमसी का बांटो और राज करो का फार्मूला था, ये उसका अंत है। और साथ ही साथ टीएमसी का चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा लोकसभा के अंदर उजागर हुआ, टीएमसी ने जिस प्रकार से महिलाओं का विरोध किया, ये उसका भी परिणाम है जो आज इस प्रकार से रिजल्ट के रूप में, एक रुझान के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और निश्चित तौर पे जब परिणाम निकल करके आएंगे, अंतिम परिणाम निकल करके आएंगे, तो टीएमसी कहीं नजर नहीं आएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल, ये अभी अंतिम परिणामों का इंतजार करना बाकी है। रमेश शर्मा जी, ये बंगाल के अंदर जो मुकाबला देखने को मिला टीएमसी और बीजेपी के बीच में, ये बीजेपी उपलब्धि बता रही है टीएमसी के कुशासन को लेकर। क्या बीजेपी के कुछ वादे हैं जिन पर बंगाल की जनता ने विश्वास किया? क्योंकि टीएमसी की गुंडागर्दी ज्यादातर हमें देखने मिली है, बीजेपी जब जब कदम रखती है बंगाल के अंदर,
टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होती है। आज तक वो तस्वीर चल रही है, चुनाव से लेकर नतीजों के दिन तक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से टीएमसी के शासन में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा था और ये जो गुंडागर्दी कहते हैं, हिंसा कहते हैं, वो बढ़ी थी। पिछले चुनावों में भी अगर हम देखें तो कितने लोग प्राण गए थे। इस बार मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने, सुरक्षा बलों ने जो सतर्कता वहां बरती है और कंट्रोल किया है, 2.5 लाख वहां पर लोग तैनात किए गए, इससे कहीं ना कहीं लोगों ने बेखौफ होकर के घर से निकल करके वोट देना शुरू किया। एक तो मुझे ये व्यवस्था ठीक लग रही, दूसरी फिर मुझे जो लग रहा है पिछले कुछ दिनों से जो वातावरण बन रहा था बंगाल में, असम में, मिजोरम में, कहीं ना कहीं घुसपैठ जिस तरीके से बढ़ रही थी और ममता बनर्जी घुसपैठ को जोर दे रही थी और जिस तरीके से वो जो FIR लागू हुआ, FIR लागू में ये ठीक है कि कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिनका 1 से 2 जगह नाम था, वो नाम कटे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए थे, रोहिंग्या घुसपैठ करके आए थे, उनके नाम कटे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रमेश जी रोकूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार रुझान दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच जश्न की तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं, जहां इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भावुक नजर आए हैं। 2016 और 2021 में जहां बंगाल के प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी की शानदार बढ़त को लेकर अब वो भावुक दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी आपको बता दें कि 194 सीट पर, टीएमसी 93 और अदर 6 सीटों पर है और बीजेपी चूंकि यहां पर परचम लहराती दिखाई दे रही है और इसी बीच यहां पर कैलाश विजयवर्गीय आप देखिए भावुक नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार में वो शामिल भी नहीं हो पाए थे और जिस तरह का उस दौरान उनका बयान भी सामने आया था। 3 से 77 में पहुंचाने में 2021 में इनका एक बड़ा हाथ रहा था, प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और अब 77 से जो आगे तक पहुंचे उसमें तो पूर्ण बीजेपी लगी हुई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पर जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग सब मानते हैं कि ये चीजें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कैलाश, पर जो वहाँ के लोकल लोग थे जैसे आरजी कर, वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पर जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग सब मानते हैं कि ये चीजें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कैलाश, पर जो वहाँ के लोकल लोग थे जैसे आरजी कर, वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पर जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग सब मानते हैं कि ये चीजें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कैलाश, पर जो वहाँ के लोकल लोग थे जैसे आरजी कर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आप देख रहे हैं जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय भावुक नजर आ रहे हैं, आंसू उनके दिखाई दे रहे हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा एक समय पे 2021-2016 में उनकी बड़ी महती भूमिका रही है और अभी देखा जाए तो चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं हो पाए थे, काफी कटाक्ष भी किए गए, तंज भी विपक्ष की ओर से उन पर कसे गए। ऐसे में सर इतनी बड़ी जीत पर वो भावुक नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक रूप से उनका भावुक हो जाना ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि वो 2 बार वहाँ के, जैसा कि आपने भी कहा, कि प्रभारी रहे हैं और बंगाल में जिस तरीके से वातावरण बन गया था और भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मोदी जी जिस तरीके से वहाँ गए हैं और अंतिम दिनों में तो अमित शाह जी ने ही वहाँ पर कैंप किया है। भाजपा का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो वहाँ पर न गया हो। तो जिस तरीके से ताकत भाजपा ने लगाई थी, उस ताकत की सफलता पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का इस तरीके से भावुक हो जाना ये स्वाभाविक भी है और वही कैलाश विजयवर्गीय जी का देखने को मिल रहा है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में कितना अपराध बढ़ा था, महिलाओं के प्रति कितना अपराध बढ़ा था कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री होकर के कहा था कि देर रात को महिलाएं घर से ना निकले। तो कल्पना कर सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का कितना ज्यादा खौफ हो गया था। बिल्कुल रमेश जी रोकूंगा आपको, इस वक्त मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं बंगाल और असम को लेकर और रायपुर की तस्वीर इस वक्त जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बंद हो जाएगा और जितने भी अपराधी ममता की सरकार और टीएमसी कार्यकर्ता है सबके ऊपर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल को एक अलग विकास की ओर लेकर जाएगी। क्या संदेश दे रहे हैं? पूरा भोल नाने देखिए उत्साह
जो भारतीय जनता पार्टी को आज बंगाल की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से उनके आशाओं और विश्वास के अनुरूप बंगाल विकास करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये जीत है, जो उनके नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल करी है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जीत है और वह हिंदुत्व की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है और पूरे देश को इसके लिए बधाई है। छत्तीसगढ़ के भी तमाम बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जाकर लगातार मेहनत की। इसका विशेष देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करते हैं और पूरे देश में इसका अलग है और बंगाल ने भी आज बता दिया है और राष्ट्रवाद के साथ चल रही बंगाल की जनता भी तो ये कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और जीत का जश्न मनाना स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय के बाद आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद एक जीत मिली है। और बंगाल को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई, भावुक नजर आए थे और चर्चा भी करेंगे हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल हेड प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए। प्रभु जी, ये जो कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर अभी देखने को मिली है, देश ने देखी है, भावुक नजर आ रहे हैं बंगाल को लेकर। बंगाल से उनका रिश्ता रहा है, पर्सनल भी रहा है और राजनीतिक दल के नाते भी रहा है। और अब देखिए जो तस्वीर है वो हैरान इसलिए कर देती कि 2026 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा बंगाल में, लेकिन उन्होंने 21 में बहुत किया, 3 से 77 में पहुंचाने में बड़ा हाथ रहा था। बिल्कुल सेम जो आपने कहा है कि 3 से 77 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में जो कैलाश विजयवर्गीय का योगदान है उसको पूरी पार्टी ने अप्रिशिएट किया है। उनकी पार्टी ने लगभग 4 या 5 मौके ऐसे भी आए थे जब वहां पर चुनाव के लिए, पिछले चुनाव के दौरान वहां पर वो काम कर रहे थे कि उनके जान पर भी संकट आ गया था। एक जगह तो उनको घेर लिया गया था और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री उस समय अमित शाह थे, अमित शाह ने फिर जो है बंगाल के जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से सीधे बात करके उनको वहां से निकलवाया था। तो इस तरीके से अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने वहां पर पिछली बार काम किया था। और बिल्कुल ये भी सही बात है कि कैलाश विजयवर्गीय के वहां से जो है निजी रिश्ते भी है बंगाल से, कलकत्ता उनकी ससुराल है। और राजनीतिक तौर पर उनने जहां भी काम उनको लगाया गया, पार्टी ने बहुत काम किया बंगाल में। तो उनने अपना ये कहें कि सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया था पिछले चुनाव 2021 में, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी और कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीद थी। परिणाम जो यदि कहें कि किसी चुनाव में अच्छा काम करने का जो इनाम मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय को इनाम नहीं, बंगाल में काम करने की एक तरीके से सजा मिली कि बंगाल में उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए गए, जो कि फर्जी केस खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके खिलाफ 36 झूठे केस दर्ज किए गए। पुलिस उनको खोज रही थी, बंगाल की पुलिस जगह जगह, और इसलिए जो है पार्टी ने उनको रोक रखा था कि वो बंगाल ना जाए, बंगाल जाने से बचे, क्योंकि जो झूठे केसों में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक डर वहां पे था। तो इसलिए इस चुनाव में चाहते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय वहां नहीं जा पाए, पार्टी ने भी उनको रोक कर रखा। बाकी नेताओं को जरूर भेजा गया। तो स्वाभाविक तौर पर जो कैलाश जी की जो पिछले चुनाव के दौरान की मेहनत थी 2021 की, जरूर वो यहाँ पर जब साकार हुई है और जिस तरीके से 194 सीटों पर बीजेपी आगे सरकार बनाते हुए दिख रही है, 15 साल का ममता का शासन वहां पर खत्म हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से जो धार्मिक उन्माद का माहौल रहा पिछले 2021 के बाद से, वो सारी चीजों को देखते हुए स्वाभाविक तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से खुशी मिली कि 5 साल बाद अब वो बंगाल में जश्न मनाने कोलकाता जा पाएंगे। जरूर प्रभु जी, और ये इसलिए क्योंकि अब इन्हें जल्दी दिल्ली भी बुलाया जाएगा, बधाइयां दी जाएंगी, लेकिन खास इसलिए होगा क्योंकि मेहनत उन्होंने पहले जमीन सेट करके दी थी, उसका फायदा मिला है। और मेरा एक सवाल और इसलिए कि इस वक्त हम क्या समझे, बीजेपी की जीत के मायने क्या है, कारण इसके पीछे क्या समझे जाएंगे? क्या वादे हैं, दावे हैं, 3000 महिलाओं को देना, महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेलना, या फिर टीएमसी का कुशासन? क्या दर्शकों के लिए आपकी तरफ से राय, क्या लगता है बंगाल को लेकर आपको? सारी चीजें एक साथ हो गई। देखिए, जब कोई भी सरकार 5 साल रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 3 बार लगातार रही है और माँ माटी मानुष इस नारे के साथ वो सरकार में आई थी। जिस सिंगूर के आंदोलन से ममता बनर्जी की उपज हुई है, उस सिंगूर में आप जाकर देखिए कि जिन किसानों की जमीनें ली गई थी वो आज भी वहाँ पर मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हैं। भलाई वहां पर नहीं हुई है, बंगाल का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ है। बंगाल में एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने चलाई, जैसे कि दूसरी पार्टियां एलडीएफ जो लेफ्ट करती थी, तो उसका असर ये हुआ है कि वहां पे अल्पसंख्यक वर्ग को खासी तवज्जो दी गई है। वहां पर जो लेफ्ट की तर्ज पर ही बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने लगी, तो बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं या सामान्य नागरिक हैं वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगे। ऐसे बहुत सारे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी
ने उसको समझा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेसिव काम किया जब कैलाश विजयवर्गीय वहां पर थे, अमित शाह का नेतृत्व मिल रहा था उनको। इस बार बीजेपी ने अपनी गलतियों से सबक लिया, ममता बनर्जी के कामकाज के तरीके को समझा, बंगाल की परिस्थितियों को समझा। और आप ये देखिए कि 5 साल लगातार बीजेपी ने बंगाल में बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, SIR के जरिए बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर भी किया गया। बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, चाहे कारण कुछ भी हो, बीजेपी ने उसको बहुत हाईलाइट करके जो एक तरीके से डिवीजन की बात की। और बहुत बड़ा योगदान इसमें कहें तो हुमायूं कबीर का है, जिनने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। उसके जरिए बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हुमायूं कबीर हालांकि ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, 2-1 सीटें आती हुई उनको दिख रही हैं, लेकिन जब परिणाम आने के बाद जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है न्यू में बीजेपी के हुमायूं कबीर भी होंगे इसमें। एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फायदा मिला, लेफ्ट के शासन को उखाड़ा था टीएमसी ने, अब टीएमसी का शासन उखाड़ा है बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे माहौल बदला। अभी आपने सुना कि जैसे कम्युनिस्ट का शासन हुआ करता था, लंबे समय तक बंगाल में चला था। कोलकाता सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शहर हुआ करता था एक समय, लेकिन कोलकाता देश के दूसरे शहरों से, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से पिछड़ता चला गया कृतिका, क्योंकि उसका कारण था विकास उस रफ्तार से नहीं मिल पाया था जो रफ्तार होनी चाहिए थी। और टीएमसी के शासन को अब उखाड़ा है, तो शायद बंगाल में वो रफ्तार अब देखने मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो जीत है, लेकिन चर्चा का विषय अभी फिलहाल यही बना रहेगा कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय भावुक नजर आ रहे हैं। वाकई प्रभु जी ने भी कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। जाहिर तौर पर 2026 में उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, लेकिन यदि जब पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव होता है तो जाहिर तौर पर खुशी होती है। संयम जिस तरह से, चूंकि लगातार हम अपने दर्शकों को रुझान बता ही रहे हैं पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से आपने देखा कि प्रभु जी ने भी कहा कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए भावुक दिखाई दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन पूरी जीत का क्रेडिट हम किस तरह से देखें? यदि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जहां 77 सीटें थी, अब 200 पार फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे इन्हें नहीं कहा जा सकता। कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई अगर बड़ी घटना घटती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं जी। जैसे मान लीजिए सवेरे का सूरज अगर निकलता है तो उसमें करोड़ों पलों का योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी का पराजित होना और भाजपा का जीतना, इसके पीछे कई कारण हैं। एक लंबे समय की, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि लंबे समय की जो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं एक दूरी होती है, वो है। तीसरी, असामाजिक तत्वों का जो वर्चस्व है वो है। चौथी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो वर्चस्व है वो है। 5वीं अगर आप लगाएंगे तो वहां पर कट्टरपंथ बहुत फैल रहा था। जो कट्टरपंथ केवल हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद से तो झलकता ही है। पिछले कुछ दिनों हुगली के जो गाँव की कुछ फुटेज आए थे, नेशनल चैनलों पर आए थे कि वहां पर जो घुसपैठी आए हैं उन्होंने अपना बहुमत बना लिया और जो स्थानीय नागरिक थे उनसे कहा कि आपको टोपी लगा के चलना है और इस तरह की लिबास नहीं चलना है। ये सारे इंटरव्यू आए। तो ये जो जिस तरीके से दबाव हुआ, वो फिर जिस तरीके से धर्मांतरण बलपूर्वक भी होने लगा, लव जिहाद का प्रकरण तो चलता ही था। ये सारे के सारे मुद्दों को बीजेपी ने बहुत अच्छे से भुनाया। फिर तीसरी बात, मतदान के लिए एक अच्छा वातावरण बना। चौथी बात, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार वहां पर हो रहा था, मैं समझता हूँ उससे महिलाओं में रिएक्शन भी आया। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भाजपा ने कई प्रकार की योजनाओं की घोषणा की। तो मैं समझता हूँ भाजपा द्वारा महिलाओं की योजनाओं की घोषणा करना, तो टीएमसी के शासन काल में महिलाओं पर दबाव बनना, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और एक चौथा कारण जो मुझे लग रहा है, हमेशा याद रखिए, जब भी कभी लंबे समय वाली सरकार बदली है तो उस सरकार के विरुद्ध जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है, इस बार बंगाल में वो ध्रुवीकरण सरकार के खिलाफ जो केंद्रित हुआ है वो भाजपा पर केंद्रित हुआ है। और भाजपा के खिलाफ वाला जो वोट था वो कई जगह पर आकर के बटा हुआ है। आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो मुझे ये नहीं लग रहा कि भाजपा 50% क्रॉस कर लेगी, मतदान का 50% क्रॉस कर लेगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव के प्रबंधन में भाजपा बहुत ज्यादा रही। फिर एक बात और जो मुझे लगती है वहां पर, कि ममता बनर्जी ने जितने मुद्दे उठाए, ज्यादातर मुद्दे उन्होंने भ्रामक मुद्दे ही उठाए। जैसा उन्होंने कहा कि आप मछली नहीं खा पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, ये जो इस तरह की कई बातें थी, वो उन बातों का भी रिएक्शन वहां पर बहुत ज्यादा हुआ। एक और बात मुझे जो वहां पर लगती है, बंगाल को अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में,
देश में दूसरे स्थानों पर स्वतंत्रता आंदोलन देर से शुरू हुआ। बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन बंग भंग के बाद 1905 से शुरू हो गया था। जरूर, बंगाल से ही पूरे देश में आक्रोश फैला था। निश्चित रूप से। तो वही जो वंदे मातरम की रचना भी बंगाल में हुई है, राष्ट्रगान की रचना भी बंगाल में हुई है। तो बुद्धिजीवी भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो उनको केवल नारे से आप नहीं बहका सकते, उनको कहीं ना कहीं आपको मुद्दा तार्किक दृष्टि से बहुत तार्किक होता है बंगाली। एक और बात बंगाली के चुनाव बिल्कुल रमेश शर्मा जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी और बंगाल से एक और बड़ा अपडेट आ गया है जहां काउंटिंग के बीच भारी बवाल की तस्वीर एक बार फिर सामने आई, जहां आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई, बम मिलने की भी यहाँ पर खबर सामने आ रही है। आसनसोल में काउंटिंग सेंटर के पास झड़प का माहौल दिखाई दिया और भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ है। संयम लगातार इस तरीके की तस्वीरें शुरुआत से ही समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। आज के दिन हो चुकी है काउंटिंग डे के दिन, जब लगातार काउंटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है, तो कहीं बम रखने की और कहीं ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो एक तरह से हैरान भी करती है और कहा जा रहा है कुछ उलटफेर करने की कोशिश है। यदि ममता बनर्जी कह रही है अपने कार्यकर्ताओं से कि आप अपने काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें, तो उसके दो मायने हैं, या तो मन से मनोबल के साथ आप डटे रहें या फिर कुछ ऐसी घटनाएं अप्रिय घटने वाली हैं जिनको लेकर आप नजर बनाए रखें। उमेश जी, अभी यहां पर इस सवाल ये हो गया है कि बंगाल के अंदर जीत का जश्न आप मनाने लगे, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां बीजेपी मौजूद है वहां जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन खेल हुआ है और खेल के पीछे के कारण क्या इसके पीछे के माना जाए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाला कार्ड भी काम आया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आप जैसे महिलाओं को एक तरह से वोट बैंक बनाकर उन्हें 3,000 रुपए दे रहे हैं, 3,000 तक की राशि दे रहे हैं। वही ऐलान आपने किया है क्योंकि ममता बनर्जी वहां 1,500-1,700 देती आ रही हैं 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी को, लेकिन आप 3,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। इसको कितना अहम मानते हैं चुनाव के नतीजों के लिए? देखिए, पहली बात तो आपने वोट बैंक का जिक्र किया। हाँ, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों के अंदर की बात करें, चाहे असम की बात करें, यह पूरे देश की जनता के बीच में, माताओं बहनों के बीच में विश्वास का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को कभी वोट बैंक के तरह नहीं समझती है। उन्हें हमेशा सम्मान देने का काम, उन्हें हमेशा नहीं, वो तो आपका पक्ष है, लेकिन अब वो उसे नकार थोड़ी सकते हैं। विपक्षी दल होता है, कोई भी होता है, यही बोलता है कि आप वोट बैंक साध रहे हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादों के प्रति पूरे देश की जनता का, माताओं बहनों का विश्वास हमेशा से बना रहता है। और वही विश्वास पश्चिम बंगाल के अंदर में दिखा, वही विश्वास असम के अंदर में दिखा, वही विश्वास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर में हमने पहले देखा था। अभी जो आपके यहाँ से खबरें निकल करके आ रही थी कि वहां पर झड़प की स्थिति है और गुंडागर्दी वाली स्थिति निकल करके आ रही है टीएमसी के लोगों की तरफ से, तो ये स्पष्ट है और ये स्पष्ट संदेश पहले भी दिया जा चुका है कि उल्टा लटकाकर अब सीधा कर दिया जाएगा। तो आने वाले 5 वर्षों में उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भी पश्चिम बंगाल के अंदर में होगा। और रह गई बात जीत की, तो माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमने जो पश्चिम बंगाल के अंदर में रणनीति बना करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने जो बूथ तक जाकर के मेहनत किया है, और जो कुशासन वाली सरकार थी, जो दमन करने वाली सरकार थी, जो बिना कारण के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी और जो आम जनता टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ या ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था, उनके ऊपर झूठे केसेस करके उनको अंदर करने का काम करती थी। उसका उदाहरण अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का जिक्र किया, इस प्रकार से उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज किए गए थे। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है। जब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, झूठे केसेस दर्ज किए, आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल के किसी गांव के अंदर में भाजपा का झंडा उठाने का काम करता है, उसके खिलाफ कितनी प्रताड़ना करने का काम टीएमसी के गुंडों ने और टीएमसी की सरकार ने किया होगा। आप जिक्र कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी के आंसू छलक गए। मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के आंसू। चलिए, मैं रमेश जी से एक जवाब लेता हूं। रमेश जी, बंगाल के अंदर इतना जो लौटता हूं आपके पास, वहां पर किया है लगातार, उस संघर्ष का आज परिणाम, सुखद परिणाम। जरूर। ये रमेश जी, इतना लंबा वक्त कैसे लग गया है? ये 21वीं सदी आज का ये दौर है और बंगाल के अंदर इतना कुशासन था, इतनी गुंडागर्दी थी, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है, देखने को मिलता है।
इसको उखाड़ने में इतना समय क्यों लगा बंगालियों को? क्या आखिर क्यों विश्वास बीजेपी पर नहीं कर पाए या दूसरे दल पर नहीं कर पाए? क्या टीएमसी पर एक विश्वास ज्यादा था या टीएमसी की लीडरशिप महिला थी इसलिए विश्वास ज्यादा था, जिसे नकार नहीं पा रही थी बंगाली जनता? क्योंकि कुशासन बहुत ज्यादा है, ऐसा बीजेपी ने दर्शाया है देश के अंदर। देखिए, मोटे तौर पर इसमें 2-3 कारण एक साथ हैं। एक सबसे बड़ी बात तो क्योंकि इनका नेतृत्व तो महिला के ऊपर है। और वो जो बात करती थी, वो बात जो करती थी वो इस तरह की बात करती थी, लोकल को टच की हुई बात करती थी। इसके अलावा एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में अगर आप माओवाद को देखेंगे, नक्सलाइट को देखेंगे, मार्क्सवाद को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंसा के जरिए और एक तंत्र के जरिए अपनी सत्ता को बना करके रखते हैं। वो जो सारा वहाँ लेफ्टिस्ट सरकार कभी रही है, वहाँ पर वो जो सारे हिंसक कार्यकर्ता थे वो आकर के टीएमसी में आकर के शामिल हो गए। तो जिस तरीके से मतदान के समय अगर आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, कितने लोग वोट डालने घर से नहीं निकलते थे और कितने लोग दरवाजे से लौट जाते थे वोट डाल पाते थे। इसके कारण कहीं ना कहीं मतदान का परसेंटेज भी प्रभावित होता था और जो टीएमसी से संबंधित लोग थे वो उनका मतदान अधिक होता था। इस बार अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, परिवर्तन का कारण रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। तो कहीं ना कहीं वो जो वातावरण बना है, 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी लगे, चुनाव आयोग की शक्ति रही, तो इस कारण लोग खुल करके वोट देने गए। तो फिर महिलाओं में बड़ा परिवर्तन आया, महिला अत्याचार को लेकर के आप अगर देखेंगे परसेंटेज भाजपा को जो मिलेगा उसमें महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक रूप से वातावरण भी है, चुनाव का प्रबंधन भी है, असफलताएं भी हैं टीएमसी की, जिसके कारण ये परिवर्तन आया है। जी बिल्कुल, ये बंगाल के अंदर परिवर्तन हुआ, असम में हुआ है और तमिलनाडु का भी एक जिक्र मैं यहाँ करूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें ये रायपुर की आप देख रहे थे, लेकिन फिलहाल बंगाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बंगाल और रायपुर की ये तस्वीर आप देखिए, कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं बीजेपी के बंगाल और असम के परिणामों को लेकर। और ये जश्न का माहौल है, ये आपको देखने मिल जाएगा बीजेपी शासित राज्यों के अंदर इसी प्रकार का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर पहली बार बीजेपी आई है आज़ादी के बाद से। और वही बिहार में हुआ था, जब बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बना था आज़ादी के बाद, और बंगाल में पूरी की पूरी सरकार लेकर आए हैं आज़ादी के बाद। ये बदलाव है जो इस वक्त देखने को मिला है। और कृतिका, एक जिक्र हम यहाँ करेंगे तमिलनाडु को लेकर ही सवाल करेंगे। उमेश जी, तमिलनाडु में क्या कमी रह गई है? लग रहा है आपको टीवी के ने उड़ा दिया है, क्योंकि टीवी के विजय की पार्टी, एक्टर विजय, जिनके ऊपर आपने रेड डलवाई, ईडी की रेड आपने डलवाई थी, अब उनके साथ क्या रहकर सरकार में आएंगे या वो आपका समर्थन लेंगे? देखिए भैया, पहले तो ये है कि कोई सरकार किसी के ऊपर ना ईडी की रेड डलवाती है, ना किसी एजेंसी से कोई कार्रवाई करती है। तमाम एजेंसियां, तमाम विषय रहते हैं, उन पर जांच होती है। इनपुट के आधार पर कोई भी एजेंसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है उमेश जी, आप कहना ही कह लीजिए, लेकिन ये ईडी की रेड डालना, सीबीआई की रेड डालना, इसको लेकर सवाल उठते हैं कि ईडी और सीबीआई तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है। अब आप देख लीजिए, मैं दिल्ली का जिक्र करूंगा, आम आदमी पार्टी 10 दिन बाद देखिए कैसे बीजेपी में आ गए, तो ये नकारिए मत एकदम से आप। मैं दिल्ली से आगे बता दे रहा हूं आपको, अभी उत्तर प्रदेश में भी ईडी की कार्रवाई होगी, पंजाब के अंदर भी ईडी की कार्रवाई होगी आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश और लेकिन तमिलनाडु में देखिए आप, अभी एक सीट पर भी खाता नहीं खुल पाया बीजेपी का। इसके पीछे बीजेपी की कहां कमी आपको लग रही है? आकलन हो रहा होगा वहां के लिए भी। देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां संघर्ष कर रही है। वहां डीएमके का विषय है, टीवी के जो है अभी उभर करके निकल करके सामने आई है मजबूती के साथ, और एआईडीएमके के साथ हम मजबूती से चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सीटों से हम गठबंधन के साथ कम रह गए हैं। अब इसमें आकलन का विषय यह होगा कि पिछले बार की तुलना में इंडिविजुअल बीजेपी की कितनी परसेंटेज बढ़ी, हम वोट शेयरिंग के साथ साथ गठबंधन में सीटों के शेयरिंग में कहीं चूक तो नहीं गए। और हमेशा आत्ममंथन और आत्मचिंतन हम करते रहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को हमेशा सुधारने का हम प्रयास करते हैं। आज हम पश्चिम बंगाल के अंदर में अच्छा कर रहे हैं, असम के अंदर में अच्छा कर रहे हैं, पुडुचेरी के अंदर में अच्छा कर रहे हैं, केरलम का भी जिक्र होना चाहिए। नहीं, केरलम का जिक्र कर लेते हैं, वहां भी एक भी सीट का खाता नहीं खुल पाया आपका केरलम में भी, जबकि एक सांसद आपको मिले थे। और जो सांसद मिले हैं आपको और उनके भी विधानसभा सीटों का मैं देख रहा हूं आंकड़ा, तो वहां भी किसी भी एक भी विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे नहीं चल रही है जहां से सांसद हैं आपके। सर, एक महत्वपूर्ण बात, जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। हाँ, देखिए, तमाम विषय है, भाजपा सरकार बना रही है, भगवा मैं तमाम विषय हैं, लेकिन
कांग्रेस कहां पर है? चलिए, बिल्कुल कांग्रेस की बात आपने की और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए मेरे साथ। अपराजिता, स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी से आपने सुन लिया, कांग्रेस कहां पर है? केरला में आप आ गए हैं, तमिलनाडु में कहां है? बंगाल में 292 सीटों पर आपने लड़ा, कहां है? एक भी सीटों पर आप नहीं आ रहे हैं। असम में जीत का दावा आपका था केरला के बाद, लेकिन वहां भी नहीं आए। बताइए आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से केरल के लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सही चीज को चुना, उन्होंने सत्य का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। जहां तक आप बात करें असम की, हमने देखा किस तरीके से वहां पे फॉल्टी डिलिमिटेशन हुआ, गलत तरीके से वहां पे परिसीमन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने यही देखा था। अब देखिए, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में हमने क्या देखा? एक ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 लोगों के नाम काटे गए। ये क्या है? ये SIR को हथियार बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है वेस्ट बंगाल में, एजेंसीज का इस्तेमाल कर किस दुरुपयोग किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, ये बंगाल के चुनाव में हमने साफ देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है विकास की, काम करती है ध्रुवीकरण का। अरे शुवेंदु अधिकारी जी खुद मान लिया, उन्होंने खुद कहा कि हमने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? साफ प्रमाण है। आज इस लोकतंत्र में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है लोगों का। ये हमने पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा। नहीं, लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जहां आप घाट घाट पर दल बदल देते हैं। देखिए, आप बंगाल में आप क्या हो रहा है आपके साथ, आपके सामने है कम्युनिस्ट पार्टी, केरला में आपके सामने कम्युनिस्ट है, लेकिन तमिलनाडु में आप कम्युनिस्ट के साथ लड़ते हैं, असम में कम्युनिस्ट के साथ लड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्यों आप एक साथ ही पूरे देश में नहीं लड़ लेते हैं? आपकी रणनीति क्यों बदल जाती है वक्त वक्त पर? और इसी के साथ एक और चीज सुनिए, आप केरला के अंदर देखिए, आप बिहार में RJD के साथ लड़ते हैं, महाराष्ट्र में NCP के साथ लड़ते हैं, लेकिन वही RJD और NCP कम्युनिस्ट के साथ लड़ रहे हैं, LDF के साथ। आप अलग हो जाते हैं। ये आपके अलग अलग समीकरण क्यों रहते हैं? देखिए, अलग अलग समीकरण बिल्कुल नहीं है। नेशनल लेवल के चुनाव अलग होते हैं, स्टेट लेवल के चुनाव अलग होते हैं। हमने बंगाल में इस बार क्या किया? हम ग्रास रूट पे कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेजेंस बनाएगी और कांग्रेस पार्टी स्वयं नेक्स्ट चुनाव जो बंगाल में होगा वो हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हमें अकेले लड़ना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पर स्टैंड क्लियर है। सबके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आपकी आवाज अकेले आपने बंगाल में इस बार भी लड़ा है और पूरे हौसले के साथ लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर खाता नहीं खुल रहा है बंगाल में आपका। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये लंबी लड़ाई है। मैंने आपको कहा ना, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता, प्रताड़ित और परेशान हो सकता है, पर निश्चित तौर पे हमें बंगाल में काम करने की जरूरत है। हम ये मानते हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है और नेक्स्ट बार जो बंगाल के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहेगा और हम अपनी गलतियों से सीखें। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम इन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी स्वयं लड़ेगी, हम अकेले वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेगी ग्रास रूट लेवल तक, नीचे तक जाकर हम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को वापस जाती है ना, कि अलग तमिलनाडु में अलग है, केरला में अलग है, असम में अलग है, वही पार्टी हमारी दुश्मन है, वही पार्टी इस राज्य में हमारी दोस्त है। रणनीति राजनीति का हिस्सा है। और यह रमेश जी, मेरा एक जो सवाल इसी को लेकर है कि आखिर क्या रणनीतियां नेशनल स्तर पर अलग है, राज्यों के अंदर अलग अलग हो रही है पार्टियों को लेकर। कांग्रेस से दावा कर रही है कि बंगाल में वो बढ़ेगी, फिलहाल एक सीट पर नहीं बढ़ रही है, हौसले के साथ सभी सीटों पर अपने अपने नेताओं को उतार दिया गया था। क्या बंगाल में कभी कांग्रेस का कोई चांस लग रहा है आपको? कौन सा एजेंडा, कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि अभी तो बीजेपी की शुरुआत हो रही है। देखिए, मोटे तौर पर मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुद्दे बदलना होंगे। पिछले कुछ दिनों से एक समय हुआ करता था कांग्रेस जमीन से जुड़े मुद्दे उठाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कौन सा मुद्दा है जो पब्लिक को टच करता है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस दो चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है। एक तो आलोचनात्मक व्यक्तिगत हमले वो पत्रकारों पर भी करेंगे, नेताओं पर भी करेंगे। उनकी जमीन का एक जमाना हुआ करता था, जमीन से जुड़े नेता, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े होते थे और जमीन की बात करते थे। इस समय मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में इस तरह की जमीन का जुड़ाव कम है। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली,
दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली। तो जहां जहां ये लोग गए उसका लाभ मिला है इनको। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को लाभ मिला है या मध्य प्रदेश में, तो भले इनकी सीटें कम आई है लेकिन वोट का प्रतिशत भी कम गिरा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, अपने जमीनी मुद्दे उठाने की आवश्यकता है। और मीडिया ओरिएंटेड और व्यक्तिगत हमले की जो पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस चल गई है, एआई के थ्रू पॉइंट्स लेना, मैं समझता हूँ कांग्रेस को इससे बचना ही पड़ेगा और इससे बच करके ही वो अपना उठा बिल्कुल रमेश जी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि आत्म मंथन करने की अभी कांग्रेस को और ज्यादा जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। अपराजिता जी आपका भी शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से देख रहे हैं लगातार 5 राज्यों के अपडेट्स आपको दे रहे हैं, लगातार नतीजे आ रहे हैं। और इसी बीच रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन में